आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनसीईआरटी की बुक में हमने ये चैप्टर पढ़ा। अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम लिखना है। तब देखिए, पढ़ा तो हमने मेढक के बारे में है, पूछ रहा है काकरोच के बारे में। तो ये सब अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। जो नई एनसीईआरटी है उसमें केवल फ्रॉग के बारे में दिया है, और अगर आगे डिटेल में दिया होगा किसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन में तो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम तिलचट्टा या इसी को काकरोच बोलते हैं। अब देखिए, आगे पूछ रहा है कि केचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। शुक्राणुधानियाँ का मतलब नेफ्रिडिया, जो स्पर्म को इकट्ठा करती हैं। तो केचुए में 4 जोड़ी शुक्राणुधानियाँ या नेफ्रिडिया पाई जाती हैं। अब देखिए, आगे पूछा जा रहा है कि तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है। तो अंडाशय काकरोच में या पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में 4, 5, 6, 7 खंड में आहार नाल के पार्श्व में स्थित होते हैं। तो जो हमारी आहार नाल है उसमें इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, पार्श्व यानी लेटरल में स्थित होते हैं, अगल बगल। अगला पूछा जा रहा है कि तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं। तो 10 खंड होते हैं। माइलपीघी नलिकाएं कहाँ मिलती हैं। तो माइलपीघी नलिकाएं जो हैं, माइलपीघियन ट्यूब्यूल इनको बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी आर्गन होती हैं पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में। यह मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर पाए जाते हैं, यानी मिड गट और हाइंड गट के संधि स्थल पर मिलती हैं, या जहाँ पर ये आपस में मिली होती हैं। ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, संधि को अंग्रेजी में ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृक्कक का क्या अर्थ कार्य है। तो देखिए, अंग्रेजी में वृक्कक को नेफ्रिडिया बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर चर्चा की थी। तो वृक्कक नेफ्रिडिया हमारी किडनी से तुलना की जाती है उसकी। तो देखिए, जो संघ एनेलिडा यानी फाइलम एनेलिडा के प्राणी हैं में उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार की कुंडलित संरचनाएं, जिनको वृक्कक कहते हैं, पाई जाती हैं। ये जल संतुलन का कार्य भी करती हैं। ये जल संतुलन का भी कार्य करती हैं, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। वृक्कक के प्रकार, टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। तो स्थिति के अनुसार नेफ्रिडिया या वृक्कक निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए, पटीय वृक्कक होते हैं, यानी सेप्टल नेफ्रिडिया। दूसरा अध्यावरणीय वृक्कक यानी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। और तीसरा ग्रसनीय वृक्कक यानी फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो कहाँ पाई जाती हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो अगर केचुए में हमारी बहुत सारे खंड होते हैं, तो 2 खंडों के बीच जो पट होता है सेप्टा, अगर वहाँ पाई जाती है तो सेप्टल नेफ्रिडिया। और अगर स्किन में, आवरण में पाई जाती है तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। और अगर ग्रसनी या फेरिंग्स के पास पाई जाती है तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया। स्थिति के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं।
परंतु ये पुरानी एनसीईआरटी में रही होंगी तो उस हिसाब से क्वेश्चन में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जल्दी जल्दी में परिवर्तन होने में चैप्टर में तो परिवर्तन किया गया लेकिन पीछे क्वेश्चन अभी नहीं बदले गए। तो केचुए के जननांगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो केचुए के जननांग हैं, तो देखिए हमारे पास केचुआ का एक फिगर बना हुआ है। इसको इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देखें और क्लियर होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो यहाँ पर देखिए ये स्पर्मैथिकी है। स्पर्मैथिकी है, छोटे छोटे कैविटी इनमें होती है जहाँ पर स्पर्म इकट्ठा होते हैं, शुक्राणु। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बनाए गए हैं, इनको स्पर्माइडिकल फनल्स बोलते हैं। ये स्पर्माइडिकल फनल्स होते हैं। और ये जो पूरी संरचना है टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, ये टेस्टिस के बाहर वाले आवरण हैं और इसी में देखिए टेस्टिस भी हैं। और ये सेमाइनल वेसाइकिल है, यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकिल है। ये ओवरी है और ये ओवेरियन फनल है, ये देखिए यहाँ पर। और ये वास्ट डिफरेंस है। और ये हमारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, यहाँ पर ये कॉमन है प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे हम लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वैसे केचुए में भी दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझा है, इसको बस मोटा मोटा देखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अब ये आप लोगों के कोर्स में है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया। परंतु फिर भी एक मोटी मोटी रीडिंग कर लेते हैं ताकि एक हमारे दिमाग में खाका बना रहे। तिलचट्टे की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए पूरा इंटेस्टाइन है तिलचट्टे की। तो यहाँ पर देखिए ब्रेन है तिलचट्टे का, ये हेड है, ये कॉर्पस एलेटम है, कार्पस एलेटम, ये सलेवरी ग्लैंड है, ये ओइसोफाइगस है, ये विसरल गैंग्लियन है, ये क्रॉप है, ये हिपैटिक सिकाई है, और यहाँ पर गीजड़ है, ये मिसेंटेरॉन है, ये कोलन है और ये रेक्टम है। यहाँ पर 10th टर्गम है, 10वां टर्गम है, और ये यहाँ पर इलियम है। और ये छोटी छोटी जो ये संरचनाएं निकली हैं यही मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्सक्रीटरी आर्गन का काम करती हैं। तो ये तिलचट्टे की आहार नाल का फिगर हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, परोमुख एवं परितुंड। परोमुख को अंग्रेजी में प्रोस्टोमियम बोलेंगे और परितुंड को पेरिस्टोमियम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि केचुए में यह स्थित पाई जाती है। तो केचुए के मुंह के आगे छोर पर एक संरचना आगे निकली रहती है, तो उसी को यहाँ पर देखें, केचुए के प्रथम खंड परितुंड से एक मांसल पिंड परोमुख के आगे लटका रहता है। जैसे आप सुअर में देखे होंगे, उसके मुंह में एक थूथन पे ऊपर ऐसे पट्टी टाइप बनी रहती है ताकि वो मिट्टी खोद सके। तो उसी तरह केचुए में होती है, जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। और पेरिस्टोमियम क्या है? केचुए के अग्र छोर पर स्थित प्रथम खंड को परितुंड। तो केचुए के अग्र छोर में जो पहला खंड है उसको पेरिस्टोमियम बोलेंगे, और पहले खंड में एक मांसल पिंड जो आगे की ओर लटका रहता है उसे प्रोस्टोमियम बोलेंगे। यह संवेदी अंग होता है, इसके द्वारा केचुए को अंधकार प्रकाश का आभास होता है, यह मिट्टी में सुरंग बनाने में सहायता करता है। तो प्रोस्टोमियम हमारा एक सेंसरी आर्गन होता है और इसी के द्वारा जो केचुआ होता है वो मिट्टी में सुरंग बनाता है। जो पेरिस्टोमियम पहला खंड है,
इसमें आगे की ओर अधर तल पर मुख स्थित होता है। यह भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन में सहायता करता है। तो जो पहला खंड है जिसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं केचुए में, उसके निचले हिस्से पर यानी वेंट्रल साइड में, अधर का मतलब वेंट्रल साइड या निचला हिस्सा, उसमें मुंह स्थित होता है और उसी से वो भोजन ग्रहण करता है और ये चलने में भी सहायता करता है। इस बात को भी हमें ध्यान देना। अब देखिए जो हमारी नेफ्रीडिया थी, नेफ्रीडिया के कई टाइप हमने पढ़े थे। तो कह रहा है कि सेप्टल नेफ्रीडिया यानी पटीय वक्कक और ग्रसनीय नेफ्रीडिया यानी फेरेंजियल नेफ्रीडिया में हमें अंतर बताना है। तो देखिए जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये केचुए में 15 से 16वें खंड की अंतराखंडीय पट्ट से अंतिम खंड तक पाए जाते हैं। तो मेढक खंडों में बना होता है, उसके शरीर छोटे छोटे खंड में बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 15 से 16वें पहले नंबर से मुख की तरफ से शुरू करें तो 15 से 16वें खंड से इनकी शुरुआत होती है सेप्टल नेफ्रीडिया के, और शरीर में पीछे अंतिम खंड तक पाए जाते हैं। जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है हमारा, यह शरीर के 4वें, 5वें, 6वें खंड में ग्रसनी यानी फेरिंक्स तथा ग्रास नाल के पार्श्वों में समूह में स्थित होते हैं। ये ध्यान देना। अब ब्रक्कक के 4 प्रकार होते हैं। नेफ्रीडिया 4 प्रकार की होती हैं। ब्रक्कक मुखिका यानी नेफ्रोस्टोम, इनका मुंह ब्रक्कक यानी नेफ्रीडिया में ही खुलता है, ग्रीवा में पाई जाती है। ब्रक्कक काय तथा अंतस्थ नेफ्रीडिया टर्मिनल डक्ट। ये 4 प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो कह रहा है कि ब्रक्कक यानी नेफ्रीडिया में ब्रक्कक मुखिका एवं ग्रीवा नहीं होती। तो नेफ्रीडिया जो होती है इसमें ब्रक्कक मुखिका एवं ग्रीवा नहीं होती, केवल ब्रक्कक काय तथा अंतस्थ नलिका पाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा समझना परेशानी का विषय होता है। तो देखिए सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया में अंतर बस मोटी मोटी बात छोटी सी बता दी गई है। उसमें दुनिया की गणित बता रहा है हिंदी बुक में। तो कह रहा है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा बिहाइंड द 15 सेगमेंट। तो 15वें खंड के पीछे तक सेप्टल नेफ्रीडिया पूरे शरीर में पाई जाती हैं। दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, ये आंत में खुलती हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो होती है दे आर प्रेजेंट एज 3 पेयर्ड टफ्ट इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ये 4थे, 5वें और 6ठे सेगमेंट में पाई जाती हैं और 3 जोड़ी होती हैं। जैसे बात है 4थे, 5वें, 6ठे में एक एक जोड़ी पाई जाएंगी तो 3 जोड़ी हमारी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये हमने सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया पढ़ लिया। अब आगे आ जाता है रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं। रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं? तो व्हाट आर द सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है हमारा उसमें सेल्यूलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो देखिए हिंदी वाली बुक में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया है जिसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी पढ़ते हैं। करा रुधिर हल्के पीले रंग का गाढ़ा हल्का क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। यह द्रव होता है यानी लिक्विड। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर उसके कुल भार का 7 से 8% होता है। इसके 2 प्रमुख घटक होते हैं, निर्जीव तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा कणकीय अवयव या रुधिर कणिकाएं। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो निर्जीव होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा कणों के रूप में होता है जिनको हम रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं।
रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। जो ब्लड कैप्सूल्स है हमारी, वो ब्लड का 45% बनाती हैं। और कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो लाल रंग की होंगी, उन्हें लाल रक्त कणिका या आरबीसी बोलते हैं। श्वेत रंग की होंगी, सफ़ेद रंग की, उन्हें श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलेंगे। अब लाल रुधिर कणिका के विषय में क्या बताया जा रहा है? तो लाल रुधिर कणिकाएं कशेरुकी जंतुओं यानी वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी होती हैं वो केवल वर्टिब्रेट में ही पाई जाती हैं। ये बात निकल करके सामने आई। मानव में लाल रुधिर कणिका 7.5 से 8 माइक्रोन व्यास की तथा 1 से 2 माइक्रोन मोटाई के होते हैं। पुरुषों में इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख, किंतु स्त्रियों में लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये गोलाकार एवं उभयावतल या बाईकानकेव होती है। मनुष्य में इस बात को जानना थोड़ा जरूरी है कि जो हमारी आरबीसी है वो कानकेव होती है, यानी बीच में चपटी होती है और गोलाकार होती है। निर्माण के समय इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस सहित सभी प्रकार के कोशिकांश सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, किंतु बाद में केंद्रक, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल आदि संरचनाएं लुप्त हो जाती हैं। तो ध्यान देना है कि जब निर्माण होता है हमारी बॉडी में सेल्स आरबीसी का, उस समय ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? केंद्रक, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल आदि संरचनाएं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए स्तनियों के लाल रक्त कणिकाओं को केंद्रक विहीन कहा जाता है। तो चूँकि केंद्रक खत्म हो गया बाद में, इसलिए जितने भी स्तनधारी हैं उनकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको नॉन न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। ऊंट तथा लामा में लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होते हैं। ऊंट और लामा इसके जो है अपवाद हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। स्तनियों में इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल स्तनधारियों में, मैमल्स में 120 दिन लगभग होता है। वयस्क अवस्था में इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। ये सब आपको पता होगा कि जब जवान होते हैं स्तनधारी, तो जो आरबीसी है उसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन हीम नामक वर्णक तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसका नाम हीम है, और प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम ग्लोबिन है। हीम पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल के समान होता है, जिसमें क्लोरोफिल के मैग्नीशियम के स्थान पर हीमोग्लोबिन में लौह यानी Fe पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का अणु सूत्र C3032H4816O872 N780 S8Fe4 होता है। यह हीमोग्लोबिन का अणुसूत्र है। अगर आगे एनसीईआरटी में दिया होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन के एक अणु का निर्माण हीम के 4 अणुओं के एक ग्लोबिन अणु के साथ संयुक्त होने से होता है। तो हीमोग्लोबिन के अगर एक अणु का निर्माण करना है तो एक ग्लोबिन का अणु होगा और 4 हीम के अणु होंगे, यानी Fe से संबंधित, तो वो मिल करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन ले जाता है पूरी बॉडी में फेफड़ों से। तो यहाँ पर देखिए हमने हीमोग्लोबिन के सारे कार्यों के जो मेन कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन वो समझा। अब लाल रुधिराणुओं के कार्य, अब आरबीसी का क्या काम है। तो लाल रुधिराणुओं के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह एक श्वसन वर्णक है।
यह ऑक्सीजन वाहक यानी ऑक्सीजन कैरियर के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। तो ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ बांध कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। शरीर के अंतः वातावरण में पीएच संतुलन को बनाए रखने में हीमोग्लोबिन सहायता करता है। तो पीएच संतुलन का काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ऊतकों से फेफड़ों की ओर करता है। तो ये CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ऊतकों से फेफड़ों की ओर। चूँकि यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए ऊतकों से फेफड़ों में लाता है। फेफड़े से हमारे शरीर में चूँकि गैस है CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है, और जो हवा में ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में आ करके उसको हमारा हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, RBC में जो पाया जाता है, और फिर ऊतकों तक यानी टिश्यू तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है स्तनी खरगोश की रुधिर कणिकाएं। खरगोश का रैबिट का एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखें यहाँ न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इयोसिनोफिल की संरचना है, और यहाँ पर धीरे धीरे देखिए ये न्यूक्लियस है इनमें, और यहाँ पर देखिए ब्लड प्लेटलेट्स का फिगर बनाया गया है। ये न्यूट्रोफिल है, ये इयोसिनोफिल है, और ये बेसोफिल है। ये WBC है, WBC की संरचना है, ये ब्लड प्लेटलेट्स की है। ये लिम्फोसाइट है, ये मोनोसाइट है, ये इरिथ्रोसाइट्स हैं यानी RBC हैं। तो ये RBC की संरचना है, और ये WBC में हमारे जो प्रकार हैं 5 प्रकार होते हैं। न्यूट्रोफिल की ये संरचना है, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। ये न्यूक्लियस देखिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में थोड़ा सा ख़त्म होने की स्थिति जैसा रहता है। अब देखिए आगे आ जाता है श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की केंद्रक युक्त रक्तहीन तथा अमीबीय या अमीबॉयड होती हैं। तो जैसे अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता, वैसे WBC भी अनियमित आकार की होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं, रंगहीन होती हैं, कोई कलर नहीं होता है, जैसा अभी हमने ऊपर फिगर में देखा। इनके कोशिका द्रव्य की संरचना के आधार पर इन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें कोशिका द्रव्य की संरचना जो है उसके आधार पर, किस आधार पर? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की संरचना के आधार पर इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। एक तो ग्रेनुलोसाइट, दूसरी एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल का मतलब आप जानते हैं छोटे छोटे कण। अब जो ग्रेनुलोसाइट है इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पाली युक्त होता है यानी लोब्ड होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, जैसा हमने अभी ऊपर फिगर देखा है। अब बेसोफिल के बारे में पढ़ें तो ये संख्या में कम होती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 0.5 से 2% ही होती हैं। इनका केंद्रक बड़ा तथा 2 से 3 पालियों में बटा दिखाई देता है। अब जो बेसोफिल होती है हमारी, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है और 2 से 3 लोबों में बटा दिखाई देता है। इनका कोशिका द्रव्य मेथिलीन ब्लू जैसे क्षारीय रंजकों यानी पिगमेंट से अभिरंजित होता है, या पिगमेंट इसको रंगा जा सकता है। इन कणिकाओं से हिपैरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन स्रावित होता है। तो जो बेसोफिल है हमारी, इसी से हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकलता है, और मेथिलीन ब्लू पिगमेंट का इसको रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए इयोसिनोफिल या एसिडोफिल आ जाती है। तो ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2 से 4% होते हैं। इनका केंद्रक द्विपालित यानी बाइलोब्ड होता है। दोनों पालियां परस्पर महीन तंतु द्वारा जुड़ी रहती हैं।
इनका कोशिका द्रव्य अम्लीय रंजकों जैसे इयोसिन से अभिरंजित होता है। तो चूंकि इयोसिन पिगमेंट से ये रंगे जाते हैं, इसीलिए इयोसिन की वजह से इयोसिनोफिल इनका नाम पड़ा है। ये शरीर की प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी का कार्य करते हैं। तो जो इयोसिनोफिल है हमारी, ये ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी का कार्य करते हैं। परजीवी कृमियों की उपस्थिति के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस रोग को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। तो इसिनोफिलिया जो हो जाती है हमारी, उसका कारण क्या है? कुछ पैरासाइट हैं जो वर्म्स हैं, वो उनकी संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। इसी को हम लोग इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। अब न्यूट्रोफिलिया हेटेरोफिल्स इनका नाम होता है। अगली जो हमारी WBC का प्रकार है वो न्यूट्रोफिलिया हेटेरोफिल है। तो ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 60 से 70% होती है, यानी सबसे ज़्यादा यही पाई जाती हैं। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है। इनका केंद्रक बहुत सारे रूप में पाया जाता है। यह 3 से 5 पिंडों में बटा होता है। इनका केंद्रक 3 से 5 पॉली में बटा होता है। ये सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य को अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों प्रकार के रंजकों से अभिरंजित कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल है, यानी न्यूट्रल है, उदासीन है। चाहे एसिड डालिए, चाहे बेस डालिए या उदासीन माध्यम डालिए, सब द्वारा रंगा जा सकता है। ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करती है। जो न्यूट्रोफिल या हेटेरोफिल है हमारी, ये क्या करती है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया तथा अन्य पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनको खा करके उनको ख़त्म करती है। इसीलिए इसको मैक्रोफेज कहते हैं। अब आगे देखते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। इनका कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। ए ग्रैनुलोसाइट, ए का मतलब एब्सेंट, ग्रेन्यूल का मतलब कणिका। तो इनका कोशिका द्रव्य जो होता है, सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, वो कणिका रहित होता है, यानी ग्रेन्यूल नहीं होते। इनका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा व घोड़े की नाल के आकार का होता है। हार्स शू शेप इनमें जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या होती है? ये छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु है। इनका कार्य प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना। तो हमारा जो लिम्फोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट, यानी जिसमें कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है, उनके 2 पार्ट हैं, 2 प्रकार की वो कोशिकाएं हैं या WBC हैं। उनमें लिम्फोसाइट जो है छोटे आकार की होती है। इसका काम होता है एंटीबॉडी बना करके शरीर की सुरक्षा करना। अब जो मोनोसाइट है हमारा, ये बड़े आकार की होती है, जो भक्षाणु क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस द्वारा शरीर की सुरक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट हमारी एंटीबॉडी बना करके शरीर की सुरक्षा करती है, और मोनोसाइट हमारा फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण करके जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, उनको खा करके नष्ट करके हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये इस प्रकार से हमने WBC के बारे में पढ़ा। अब निम्नलिखित क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो ये जो दिया गया है, ये देखिए सब नई वाली बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको NCERT में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 7वें क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।